एक छोटे से गांव में गोवर्धन नाम का एक मेहनती लकड़हारा रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कुसुम और उसकी प्यारी बेटी नैन्सी रहती थी। गोवर्धन रोज सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल चला जाता, वहां से लकड़ियां काट कर लाता और गांव के बड़े बड़े घरों में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन की बात है, गोवर्धन सिर पर भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाकर गांव पहुंचा। एक गांव वाला उसे देखकर बोला, अरे गोवर्धन, तुम रोज इतना भारी बोझ उठाकर लाते हो, तुम्हें थकान नहीं होती क्या? हम तो तुम्हें देखकर ही थक जाते हैं। क्या करूं भैया, मेहनत करना ही मेरी किस्मत है। अगर मैं जंगल ना जाऊं तो घर का चूल्हा नहीं जलेगा। मेरी बेटी बड़ी हो रही है, उसकी जिम्मेदारी भी मेरे ही कंधों पर है। सच कहूं तो तुम्हारे जैसा मेहनती आदमी पूरे गांव में नहीं है। भगवान एक दिन तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देंगे। बस भगवान इतना कर दें कि मेरी बेटी का भविष्य अच्छा हो जाए। मैं अपनी गरीबी सह सकता हूं, लेकिन अपनी बेटी की आंखों में सपने टूटते नहीं देख सकता। शाम होते होते गोवर्धन सारी लकड़ियां बेचकर घर लौट आया। उसका शरीर थकान से टूट रहा था। थोड़ी देर बाद तीनों साथ बैठकर खाना खाने लगे। खाना खत्म होने के बाद कुसुम कुछ सोचते हुए बोली, सुनिए जी, एक बात कहूँ, कई दिनों से मेरे मन में यही चिंता चल रही है। हमारी नैन्सी अब बड़ी हो रही है, उसे स्कूल भी भेजना है, उसके कपड़े, किताबें और पढ़ाई का खर्च भी होगा। आपकी कमाई से किसी तरह घर तो चल रहा है, लेकिन आगे का क्या होगा? मैं भी यही सोचता हूँ कुसुम। जब जंगल में लकड़ियां काटता हूँ ना, तब भी यही चिंता मेरे मन में घूमती रहती है। लेकिन मेरे पास कोई दूसरा काम भी तो नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेहनत नहीं करते, आप दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हम कुछ नया सोचें। सिर्फ लकड़ियां बेचकर कब तक गुजारा होगा? तुम्हारी बात सही है। मैं भी चाहता हूं कि मेरी बेटी पढ़े लिखे और गांव की दूसरी लड़कियों की तरह अच्छा जीवन जिए, लेकिन भगवान ने अभी तक कोई रास्ता नहीं दिखाया है। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो कोशिश करते हैं। आप भी कुछ नया सोचिए, शायद किस्मत हमारा इंतजार कर रही हो। बाबा, आप चिंता मत करो, मैं बड़ी होकर खूब पढ़ूंगी और फिर आपको कभी जंगल नहीं जाने दूंगी। बस बेटी, भगवान करे तेरी हर बात सच हो जाए। तेरी खुशी के लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। उस रात गोवर्धन देर तक जागता रहा। उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, अपनी बेटी का उज्जवल भविष्य। अगली सुबह गोवर्धन हमेशा की तरह जल्दी उठ गया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। पूरे दिन मेहनत करके उसने खूब सारी लकड़ियां इकट्ठी की। उसके मन में यही बात चल रही थी कि आज अगर अच्छी कमाई हो जाए तो घर के लिए कुछ राशन खरीद लेगा। दोपहर के बाद वो लकड़ियों का गट्ठर लेकर गांव के सबसे अमीर आदमी रमेश चंद्र की हवेली पहुंचा। लेकिन आज हवेली का माहौल कुछ अलग ही था। नौकर चाकर इधर उधर भाग रहे थे और सभी के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। गोवर्धन ने हवेली के बाहर खड़ी हेमंत को देखा और उसके पास जाकर बोला, अरे भाई हेमंत, आज हवेली में इतना सन्नाटा और परेशानी क्यों है? मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो सब लोग हंसते बोलते दिखाई देते हैं, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई हो। आखिर बात क्या है? भाई गोवर्धन, क्या बताऊं, कल रात हमारे मालिक के घर बहुत बड़ी चोरी हो गई। चोर इतने चालाक थे कि किसी को भनक तक नहीं लगी। सुबह जब मालिक उठे तो उन्होंने देखा कि कई कीमती चीजें गायब हैं। पूरे घर में हड़कंप मच गया है। क्या कह रहे हो भाई? इतनी बड़ी हवेली में चोरी हो गई और किसी को पता भी नहीं चला? ये तो बहुत अजीब बात है। लेकिन मालिक को सबसे ज्यादा दुख किस बात का है? पैसों का दुख तो मालिक को बिल्कुल नहीं है। उनके पास भगवान की कृपा से बहुत धन दौलत है। लेकिन चोर उनकी स्वर्गवासी पत्नी के गहने भी चुरा ले गए। वही गहने जो मालिक हमेशा बड़े संभाल कर रखते थे और जिन्हें अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते थे। हे भगवान, ये तो सचमुच बहुत बुरा हुआ। इंसान पैसा दोबारा कमा सकता है, लेकिन अपनों की यादें वापस नहीं ला सकता। मैं समझ सकता हूं कि मालिक के दिल पर क्या बीत रही होगी। सुबह से मालिक ने कुछ ढंग से खाया भी नहीं है। वो बार बार अपनी पत्नी की तस्वीर को देख रहे हैं और यही कह रहे हैं कि काश गहने वापस मिल जाएं। पूरे गांव में खोजबीन चल रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। मुझे मालिक से मिलकर उनका दुख बांटना चाहिए। आखिर इतने सालों से मैं उनके यहाँ आता रहा हूँ। नहीं भाई, आज उनसे मिलना ठीक नहीं होगा। उनका गुस्सा और दुख दोनों बहुत बढ़े हुए हैं।
अगर तुम आज लकड़ियों की बात करोगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम कल आ जाना, शायद तब तक उनका मन थोड़ा शांत हो जाए। तुम ठीक कह रहे हो भाई, दुख की घड़ी में व्यापार की बात करना सही नहीं होगा। मैं कल फिर आ जाऊंगा। भगवान करे मालिक के गहने जल्द से जल्द मिल जाए। इतना कहकर वो लकड़ियों का गट्ठर वापस उठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। शाम को जब गोवर्धन घर पहुंचा तो कुसुम ने देखा कि उसके सिर पर अभी भी लकड़ियों का गट्ठर रखा हुआ है। वो हैरान होकर बोली, अरे, आप तो सुबह लकड़ियां बेचने गए थे, फिर ये गट्ठर वापस क्यों ले आए? क्या किसी ने लकड़ियां खरीदी नहीं? आज तो घर में आटा भी खत्म होने वाला है, अब राशन कैसे आएगा? कुसुम, बात कुछ ऐसी हुई कि मैं लकड़ियां बेच ही नहीं पाया। जब मैं बड़े मालिक की हवेली पहुंचा तो वहां बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी थी। ऐसे समय में मुझे अपनी कमाई की बात करना अच्छा नहीं लगा। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपको बिना लकड़ियां बेचे लौटना पड़ा? आप तो कभी खाली हाथ वापस नहीं आते। जरूर कोई बड़ी बात हुई होगी। कल रात मालिक के घर चोरी हो गई। चोर उनकी स्वर्गवासी पत्नी के गहने भी चुरा ले गए, वही गहने जो उनकी पत्नी की आखिरी निशानी थे। मालिक बहुत दुखी हैं। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। जो इंसान पहले से ही अपनी पत्नी को खो चुका हो, उसकी आखिरी याद भी उसे छिन जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। सच में भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाएं। बस यही सोचकर मैं वापस आ गया। मुझे लगा कि ऐसे समय में लकड़ियों के पैसे मांगना ठीक नहीं होगा। कल फिर जाऊंगा और देखूंगा कि हालात कैसे हैं। आपने जो किया सही किया। दुखी इंसान के सामने अपने फायदे की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन भगवान से यही प्रार्थना है कि कल आपकी लकड़ियां बिक जाएं, क्योंकि घर की हालत भी अच्छी नहीं है। चिंता मत करो कुसुम, भगवान ने आज तक हमें भूखा नहीं सुलाया है। कल भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मुझे विश्वास है कि हमारी किस्मत एक दिन जरूर बदलेगी। मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। बस भगवान हमारी बेटी के सपनों की रक्षा करें। बाकी दुख और तकलीफ तो हम सह लेंगे। अगले दिन सुबह गोवर्धन फिर लकड़ियां लेकर मालिक के घर की ओर निकल पड़ा, लेकिन आज उसके मन में बार बार रमेश चंद्र की चिंता आ रही थी। उसे बार बार यही लग रहा था कि बेचारे मालिक अपने गहनों के कारण कितने दुखी होंगे। जब वो वहां पहुंचा तो हवेली में पहले जैसा हंगामा तो नहीं था, लेकिन माहौल अभी भी उदास था। आंगन में एक बड़ी कुर्सी पर रमेश चंद्र अकेले बैठे हुए थे। उनके सामने उनकी पत्नी की तस्वीर रखी हुई थी और उनके चेहरे पर गहरा दुख साफ दिखाई दे रहा था। गोवर्धन धीरे धीरे उनके पास गया और सम्मान से बोला, प्रणाम मालिक। कल आपके घर की घटना के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। रात भर में यही सोचता रहा कि जिस इंसान ने अपनी जीवन संगिनी को खो दिया हो, उसके लिए उनकी आखिरी निशानी खो जाना कितना बड़ा दुख होगा। आओ गोवर्धन, बैठो। कम से कम तुमने मेरे दुख को समझने की कोशिश तो की। आजकल लोग सिर्फ धन की कीमत समझते हैं, भावनाओं की नहीं। किसी को ये नहीं समझ आता कि मेरे लिए वे गहने सोने चांदी के टुकड़े नहीं थे, बल्कि मेरी पत्नी की यादें थीं। मालिक, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन अपनों की कीमत जरूर समझता हूँ। इंसान जब किसी अपने को खो देता है तो उसकी छोड़ी हुई छोटी सी चीज भी उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती वस्तु बन जाती है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो गोवर्धन। मेरी पत्नी को गए हुए 5 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी मुझे लगता है जैसे वो यहीं कहीं मेरे आसपास हैं। उन गहनों को देखकर मुझे उनकी बातें, उनकी मुस्कान और उनके साथ बिताए हुए दिन याद आ जाते थे। अब जब वे गहने भी चले गए हैं तो ऐसा लगता है जैसे मेरी बची हुई यादें भी मुझसे छिन गई हों। मालिक, भगवान के घर देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होता। जिसने भी ये चोरी की है उसका सच एक ना एक दिन जरूर सामने आएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी पत्नी के गहने आपको वापस मिलेंगे। काश तुम्हारी बात सच हो जाए। मैंने गांव के लोगों को खोजने के लिए भेजा, आसपास के गांवों में भी खबर भिजवाई, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। अब तो उम्मीद भी टूटती जा रही है। इतने में अचानक उनका घोड़ा दौड़ता हुआ वहां आया और उनके पास खड़ा होकर जोर जोर से हिनहिनाने लगा। रमेश चंद्र ने उसकी ओर देखा और बोले, देखो गोवर्धन, ये भी पिछले कुछ दिनों से अजीब व्यवहार कर रहा है। बार बार मेरे पास आता है, हिनहिनाता है और फिर चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे ये मुझे कुछ बताना चाहता हो, लेकिन मैं इसकी बात समझ नहीं पा रहा। घोड़ा फिर से हिनहिनाया और रमेश चंद्र के बिल्कुल पास आकर बैठ गया। सच में मालिक, इसका व्यवहार तो कुछ अलग ही लग रहा है। जानवर कई बार ऐसी बातें महसूस कर लेते हैं जो इंसानों की समझ से बाहर होती हैं। हो सकता है ये किसी बात की ओर इशारा कर रहा हो। अगर ये सचमुच बोल पाता तो शायद मेरी आधी परेशानी दूर हो जाती। कम से कम मुझे ये तो पता चल जाता कि चोर कौन है।
गोवर्धन, मैंने एक फैसला किया है। जो भी मेरी पत्नी के गहने वापस ला कर देगा, मैं उसे पूरे 5 लाख रुपए इनाम में दूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं उसे सोने की कई अशर्फियां भी दूंगा ताकि उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाए। 5 लाख रुपए? मालिक, ये तो बहुत बड़ी रकम है। इतने पैसे में तो किसी गरीब का पूरा जीवन बदल सकता है। मुझे पैसों की चिंता नहीं है गोवर्धन। अगर मेरी पत्नी की आखिरी निशानी वापस मिल जाए तो मैं उससे भी ज्यादा धन देने को तैयार हूं। मेरे लिए उन गहनों की कीमत किसी खजाने से कम नहीं है। मालिक, आपकी भावना बिल्कुल सच्ची है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी सच्चाई और आपकी पत्नी के प्रति आपका प्रेम व्यर्थ नहीं जाएगा। भगवान जरूर आपकी मदद करेंगे। बस अब मैं भी भगवान के भरोसे हूं। मुझे नहीं पता कौन मेरी मदद करेगा, लेकिन मैं उम्मीद छोड़ना नहीं चाहता। उम्मीद ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है मालिक। जब तक उम्मीद जिंदा है, तब तक कोई भी लड़ाई हारी नहीं जाती। रमेश चंद्र ने उसकी बात सुनकर पहली बार थोड़ा सुकून महसूस किया। कुछ देर बाद गोवर्धन ने लकड़ियां दे दी। इस बार रमेश चंद्र ने बिना मोल भाव किए उसे अच्छे पैसे दिए। जब गोवर्धन वापस जाने लगा तो घोड़ा एक बार फिर उसके पास आकर जोर से हिनहिनाया। गोवर्धन ने घोड़े की ओर देखा और मन ही मन सोचा, ये घोड़ा आखिर बार बार ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा लगता है जैसे इसके पास कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। उसी शाम रमेश चंद्र ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया। सुनो सुनो सुनो, गांव के सभी लोग ध्यान से सुने। जो भी रमेश चंद्र जी की स्वर्गवासी पत्नी के चोरी हुए गहने ढूंढ कर लाएगा, उसे 5 लाख रुपए नकद इनाम और सोने की अशर्फियां दी जाएंगी। अरे भाई, 5 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। अगर किसी को गहनों का सुराग मिल गया तो उसकी तो किस्मत ही बदल जाएगी। सिर्फ 5 लाख ही नहीं, ऊपर से सोने की अशर्फियां भी मिलेंगी। हमें भी खोजबीन शुरू करनी चाहिए। हाँ, कल सुबह से ही हम जंगल, नदी और आसपास के गांवों में तलाश करेंगे। क्या पता किस्मत हमारा साथ दे दे। अगले कई दिनों तक गांव वाले हर जगह खोजते रहे। किसी ने खेतों में तलाश की, किसी ने जंगल में, तो किसी ने दूसरे गांव में जाकर पूछताछ की। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद किसी को कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन गोवर्धन रोज की तरह अपनी मेहनत में लगा हुआ था। एक सुबह वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उस दिन सूरज बहुत तेज था। गर्मी इतनी थी कि पेड़ों के नीचे भी चैन नहीं मिल रहा था। फिर भी गोवर्धन लकड़ियां काटता रहा। दोपहर होने तक उसने काफी सारी लकड़ियां इकट्ठी कर ली। तभी उसे दूर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। जब वो पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा वहां बैठी थी। उनके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल से भरा था और वो बहुत कमजोर दिखाई दे रही थी। बेटा, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा पानी है? मैं सुबह से यहाँ बैठी हूँ। प्यास के कारण मेरा गला सूख गया है। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो शायद मैं यहाँ से उठ भी नहीं पाऊंगी। अम्मा जी, ये क्या कह रही हैं आप? ये पानी मेरा नहीं, आपका है। जितना मन करे पीजिए। इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसकी इंसानियत होती है। अगर मैं आपकी मदद नहीं करूंगा तो फिर मेरी मेहनत और पूजा पाठ किस काम की? अम्मा ने कांपते हाथों से पानी लिया और धीरे धीरे पीने लगी। पानी पीने के बाद उनके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखाई दी। फिर उन्होंने गोवर्धन की ओर देखा और बोली, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। कई लोग यहाँ से गुजरे, लेकिन किसी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा खाने को भी है? सुबह से मेरे पेट में एक दाना भी नहीं गया है। गोवर्धन ने बिना एक पल सोचे अपना खाने का डिब्बा खोल दिया। उसमें कुछ रोटियां और थोड़ा सा साग था। वो अम्मा के सामने रखते हुए बोला, अम्मा जी, मेरे पास तो बस यही साधारण भोजन है, लेकिन अगर इससे आपकी भूख मिट जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप आराम से खाइए। बेटा, ये तो तुम्हारा खाना है। अगर मैं इसे खा लूंगी तो तुम क्या खाओगे? तुम तो सुबह से मेहनत कर रहे हो। अम्मा जी, भूखे इंसान को खाना खिलाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। रही मेरी बात तो मैं पानी पी लूंगा। आज थोड़ा भूखा रह गया तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर आपकी मदद ना की तो मुझे सारी जिंदगी दुख रहेगा। अम्मा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने धीरे धीरे पूरा खाना खा लिया। खाना खत्म होने के बाद वो कुछ देर तक गोवर्धन को देखती रही। फिर बोली, बेटा, आज के समय में लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं, लेकिन तुमने अपनी भूख की परवाह किए बिना मेरी मदद की। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। अम्मा जी, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मुसीबत में पड़े इंसान की मदद करनी चाहिए।
शायद कल मुझे भी किसी की मदद की जरूरत पड़ जाए। अम्मा ने अपने कपड़ों की गठरी खोली। उसमें से उन्होंने चमकते हुए काले जामुनों का एक छोटा सा गुच्छा निकाला। वो जामुन साधारण जामुनों से कुछ अलग दिखाई दे रहे थे। अम्मा ने वो गुच्छा गोवर्धन को देते हुए कहा, लो बेटा, ये जामुन खा लो। तुमने मेरी मदद की है, बदले में मैं तुम्हें ये छोटी सी भेंट देना चाहती हूँ। अम्मा जी, आपकी दुआ ही मेरे लिए काफी है। इन साधारण जामुनों की क्या जरूरत है? वैसे भी जंगल में ऐसे जामुन तो बहुत मिल जाते हैं। बेटा, दुनिया की हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती है। कई बार सबसे साधारण दिखने वाली वस्तु के अंदर सबसे बड़ा रहस्य छिपा होता है। तुम बस इन्हें खा लो, बाकी समय आने पर सब समझ जाओगे। अम्मा जी, आपकी बातों से तो लग रहा है कि इन जामुनों में कोई खास बात है। आखिर इनमें ऐसा क्या है? हर बात समय से पहले जान लेना अच्छा नहीं होता बेटा। कुछ रहस्यों का पर्दा समय ही उठाता है। बस इतना याद रखना कि आज तुमने जो भलाई की है उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। ठीक है अम्मा जी, अगर ये आपकी इच्छा है तो मैं इन्हें जरूर खाऊंगा। उसने सारे जामुन खा लिए। जामुन खाने के बाद उसे कुछ अलग महसूस तो नहीं हुआ, लेकिन उनके स्वाद में एक अजीब सी मिठास थी। जब उसने सिर उठाकर अम्मा को धन्यवाद कहना चाहा तो वो चौंक गया। अम्मा वहां नहीं थीं। चारों तरफ देखने पर भी उनका कहीं पता नहीं था। गोवर्धन हैरान होकर बोला, एक बहुत ही सुंदर गांव था जिसमें कई लोग प्रेम और मोहब्बत से रहते थे। एक औरत बाहर से आकर बहुत बड़ा बंगला बनाकर उसमें रहने लगती है। वह औरत देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, साथ ही दिल की भी बहुत अच्छी थी। वह गरीबों की भी मदद किया करती थी। उसका नाम सरिता था, लेकिन लोगों ने उसका नाम परी रख दिया था। पड़ोस ही में चमन नाम का एक आदमी रहता था जो बहुत ही गरीब था। उसके घर उसकी बेटी की शादी थी। चमन परी के घर जाता है, दरवाजे की कुंडी खिटखिटाता है। अरे चमन, सुबह सुबह क्या हुआ? अरे परी जी, क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं? बताओ चमन जी, अगर मुझसे हो सकेगी तो जरूर मैं आपकी मदद करूंगी। परी जी, मेरी बेटी की शादी है। मेरी बेटी के लिए कपड़े और कुछ शादी की चीजें लाने की जरूरत है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। महेश पैसे तो दे रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा ब्याज पर दे रहा है। इतना मैं कैसे वापस दे पाऊंगा? बस पैसों की जरूरत है, लो ले जाओ ये पैसे। और भी जरूरत पड़े तो फिर भी ले जाना, और जब आपके पास पैसे आ जाए तो मुझे वापस कर देना। चमन पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। परी लोगों की मदद करने में पीछे नहीं हटती थी, लोगों की भरपूर मदद किया करती थी। लेकिन एक बात में वह मदद नहीं कर पा रही थी। उसी गांव में नदी के किनारे आए दिन लाश मिला करती थी। अरे ये हो क्या रहा है? हर 2 दिन पर हमें यहाँ से लाश मिलती है। हमें इसका जल्दी पता लगाना होगा। सारे लोग जमा होते हैं। थोड़ी देर बाद सारे लोग चले जाते हैं। फिर अगली रात एक आदमी सड़क से गुजरता है। भैया, अरे भैया, मेरी तरफ देखो तो। डर क्यों रहे हो? मुझे तो आपकी मदद चाहिए। ईथर तो आइए। नहीं, हम किसी की मदद नहीं करते हैं। मुझे घर जाने दीजिए। अरे मुझे घर जाने दीजिए। वो आदमी चलने लगता है। एक बार तो मेरी तरफ देखिए, शायद आपका इरादा बदल जाए। नहीं, हमको नहीं देखना। हमको माफ कीजिए, मुझे जाने दो। मैंने कहा ना मेरी तरफ देखिए, समझ नहीं आता? जैसे ही वो देखता है, वो मर जाता है। हाँ 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 हाँ, कब की रट लगा रहा था। अब तो तेरी लाश घर जाएगी। अगर एक बार मेरी तारीफ कर लेता तो मैं जिंदा छोड़ देती। उसके बाद चुड़ैल उसको नदी के किनारे डाल देती है। अगले दिन सुबह सुबह रीना रोती हुई आती है। सारे लोग जमा हो जाते हैं। क्या हुआ रीना, क्यों रो रही हो? मेरे पति महेश रात को घर नहीं आए। चलो हम उस नदी के पास जाकर देखते हैं। सारे लोग नदी के पास जाते हैं। साथ में परी भी आती है। अरे महेश को किसने मारा? मुझे तो लगता है कोई हमारे गांव को नुकसान करने के लिए ये सब कर रहा है, ताकि लोग गांव छोड़कर चले जाएं। जल्दी उसका पता लगाना होगा। अरे अब मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं पता लगा कर रहूंगा कि ये सारा कौन कर रहा है। अगले दिन राहुल गांव के रास्ते निकलता है। तभी आवाज आती है, एक बात सुनो। सुनो भैया, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कौन है तू? इससे क्या फर्क पड़ता है कौन हूं मैं? अच्छा,
तुम ही हो जो लोगों को मार डालती हो। हाँ हाँ हाँ, मैं ही हूँ जो लोगों को मार रही हूँ। तुम क्या कर लोगे? आज तो तुम्हारी बारी है। हा 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 हा। अरे नहीं, मुझे पता नहीं था कि तुम एक चुड़ैल हो। मुझे छोड़ दो। तुम्हें लोगों के साथ जो करना है करो, मुझे छोड़ दो। अब तू जिंदा नहीं जाएगा। अभी तो बड़ा उछल रहा था, बड़ी बहादुरी दिखा रहा था। तेरी बहादुरी कहाँ गई? और तुझे मैं छोड़ दूं ताकि तू सारे लोगों को बता दे, ताकि लोग यहां आना बंद हो जाए। अरे नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। किसी के सामने मुंह भी नहीं खोलूंगा कि लोगों को चुड़ैल मार रही है। बस मुझे जाने दो। चुड़ैल उसको भी मार डालती है और नदी के किनारे जाकर डाल देती है। सुबह जब लोग नदी के किनारे पर जाते हैं तो देखते हैं, अरे ऊपर वाले, इसने तो राहुल को भी मार डाला। क्या जरूरत थी अकेले जाने की? क्या हीरो बनने गए थे? कुछ तो करना होगा। अगर रोज रोज इस तरह चलता रहा तो पूरा गांव खाली हो जाएगा। हमें जल्दी से उसी पर निर्णय लेना होगा। हाँ, मेरी तो राय है कि सारे गांव वालों को जमा किया जाए। उसके बाद सारे गांव वालों को जमा किया जाता है। गांव के सरपंच और मुखिया और बड़े बड़े लोग जमा होते हैं। गांव का सरपंच खड़ा होता है और लोगों से कहता है, हर एक आदमी इस मामले में अपनी अपनी राय दे। हमें क्या करना होगा? सरपंच जी, मेरी राय है कि आज रात सारे लोग पूरे गांव में फैल जावे और नदी के पास भी कुछ लोग चले जाएं। लोगों को कौन मारता है सब पता चल जाएगा। लेकिन सारे लोगों को देखकर वह नहीं आएगा तो हमारा काम नहीं होगा। सरपंच जी, मेरी बात सुनो। मैं आज रात को जाऊंगा। मेरे साथ एक आदमी को और भेजो। हम दोनों मिलकर पूरी बात का पता लगाएंगे, फिर हम सुबह आपको बता देंगे। ये बात सही है। दूसरा आदमी कौन तैयार है? जल्दी बोलो। तो एक आदमी खड़ा होता है जिसका नाम प्रकाश होता है। सरपंच जी, मैं जाऊंगा। लोग अपने घरों पर चले जाते हैं। जैसे ही रात होती है तो प्रकाश और मोनू दोनों गांव से निकलकर सड़क के करीब जाते हैं। वहां से दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ही प्रकाश थोड़ा आगे जाता है तो आवाज आती है, अरे सुनो, मेरी तरफ एक बार तो देखो। अरे चुड़ैल, तू ही लोगों को मारती है। मैं ही मारती हूँ। आज तेरी बारी है। प्रकाश फौरन वहां से दौड़ता है। प्रकाश फौरन मोनू को बुलाता है। मोनू, जल्दी मेरी तरफ आओ, यहां चुड़ैल रहती है। अरे प्रकाश, क्या हुआ? अरे भाई, देखो उधर दूर, जो अभी औरत नजर आती है वही चुड़ैल बनकर आई थी। चलो उधर जाकर देखते हैं। जैसे ही वह दोनों चुपके से देखते हैं तो प्रकाश कहता है, अरे ये तो परी है, परी। ये दोनों आदमी भागकर गांव आ जाते हैं। फिर वह दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है वह दोनों सरपंच के पास जाते हैं। फिर सारी बात सरपंच को बताते हैं। फिर सरपंच गांव के कई लोगों को लेकर परी के घर जाते हैं। सारे लोग और सरपंच परी के घर जाकर दरवाजा खिटखिटाते हैं। परी बाहर नहीं आती। सारे लोग आपस में एक दूसरे से कहने लगते हैं, लगता है परी को पता चल गया है, अब बाहर नहीं आएगी। उसमें से एक आदमी कहता है, मुझे तो लगता है परी भाग गई होगी। सारे लोग शोर करने लगते हैं, जिसकी आवाज सुनकर परी घर का दरवाजा खोलकर बाहर आती है। अरे सारे गांव वाले मेरे घर क्यों आए हो? क्या हुआ है? कोई जरूरत है क्या? नहीं नहीं, हमें यह खबर पहुंची है, आप ही रात को चुड़ैल बनकर लोगों को मारती हो। अरे ऐसा कौन कहता है कि मैं रात को चुड़ैल बनकर लोगों को मारती हूँ? सुनिए परी जी, कल रात मोनू और प्रकाश दोनों गांव के बाहर सड़क पर जा रहे थे। जब दोनों अलग हो गए तब प्रकाश के सामने चुड़ैल बनकर क्या कह रही थी। हाँ हाँ, मैं ही चुड़ैल थी। क्या कर लोगे? अरे परी, आप ऐसा रात में क्यों करती हो? उसकी क्या वजह है? सरपंच जी, जरा सुनिए। जब मेरा पति चोरी करते हुए पकड़ा गया था, उसी वक्त गांव वालों ने मिलकर उसको मार दिया था। उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी। मेरे पति के मर जाने के बाद मैंने आत्महत्या कर दी थी। तब से मेरी आरती चुड़ैल बंद कर भटक रही है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। सारे गांव वालों से बदला लेकर रहूंगी। तभी परी चुड़ैल बन जाती है
तभी सरपंच के पास दो आदमी आकर कहते हैं, सरपंच, हम तांत्रिक को लेकर आते हैं। वो चुड़ैल को अपने कब्जे में कर देगा। वो दोनों तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक को सारी बात बताते हैं। तांत्रिक उन दोनों के साथ आता है। तांत्रिक चुड़ैल से कहता है, गांव वालों को परेशान करना बंद कर दे। नहीं, मैं गांव वालों से बदला लेकर रहूंगी। तभी तांत्रिक चुड़ैल को आग लगा देता है। चुड़ैल जल जाती है। सारे गांव वालों को चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है। सारे गांव वाले तांत्रिक का शुक्रिया अदा करते हैं। गांव वाले तांत्रिक को बहुत सारी चीजें गिफ्ट करते हैं। तांत्रिक उन चीजों को लेकर चला जाता है। फिर गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। सरपंच मोनू और प्रकाश को कुछ पैसे दे देता है। उनकी हिम्मत की वजह से पूरे गांव वालों को छुटकारा मिलता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सिख मिलती है, कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारी